एक पायलट बनने का सपना है? तो सुनिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको महारत हासिल करनी ही होगी। आज हम बात करने वाले हैं इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी आईएनएस की। पता ही ये क्या है? ये वो सिस्टम है जो तब भी आपका साथ देता है जब बाकी सब फेल हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आप हजारों फीट की ऊंचाई पर हैं और अचानक आपका जीपीएस बंद हो जाता है। कोई बाहरी सिग्नल नहीं आ रहा। अब क्या? अब आप कैसे जानेंगे कि आप हैं कहां और आपको जाना किधर है? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है और इसका जवाब है एक पूरी तरह से आजाद नेविगेशन सिस्टम। और देखिए, ये सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं है, ऐसा असल में हो चुका है। कोरियन एयरलाइंस फ्लाइट 007 की दुखद घटना हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। मतलब अगर आपने सिस्टम में शुरू में ही गलत जानकारी डाल दी तो नतीजा जाहिर है गलत ही होगा। और यही घटना हमें बार बार याद दिलाती है कि एक पायलट के लिए अपने आईएनएस को समझना और उसमें महारत हासिल करना कितना कितना जरूरी है। तो सवाल यह है कि आखिर ये आईएनएस है क्या भला? देखिए, वीओआर या जीपीएस जैसे जो सिस्टम्स हैं ना, वो बाहरी मदद पर टिके होते हैं, लेकिन आईएनएस ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। आप इसे अपना अल्टीमेट इंडिपेंडेंट बैकअप समझ सकते हैं। ये विमान की हलचल को अंदर से ही महसूस करता है। इसका मतलब ये कि बाहर से कोई भी दखलंदाजी जैसे कि सिग्नल जैमिंग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो बिना किसी बाहरी सिग्नल के ये सिस्टम काम कैसे करता है? भाई, इसका जवाब छिपा है न्यूटन की फिजिक्स में। तो चलिए इसके मैकेनिक्स को समझते हैं एकदम शुरुआत से। इसकी पूरी कहानी शुरू होती है न्यूटन के लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व के नियम से। अब इस डायग्राम को देखिए। सिस्टम के अंदर होता है एक एक्सेलेरोमीटर। जब भी प्लेन आगे बढ़ता है तो इसके अंदर रखा एक छोटा सा वजन इनर्शिया की वजह से थोड़ा पीछे रह जाता है। अब सिस्टम क्या करता है? वो एक इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके उस वजन को वापस बीच में लाता है और बस यही करंट, यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें बताता है कि प्लेन का एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन का डेटा आ गया। इसके बाद नेविगेशन कंप्यूटर अपना जादू चलाता है। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन चेन। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझिए, कंप्यूटर एक्सेलरेशन को समय के साथ इंटीग्रेट करके या कह लें जोड़कर वेलोसिटी यानी रफ्तार निकालता है और फिर उसी वेलोसिटी को समय के साथ इंटीग्रेट करके तय की गई दूरी का पता लगा लेता है। ये एक सीधा साधा फ्लो है। इनपुट से मिला एक्सेलरेशन, उससे बनी वेलोसिटी और फिर निकला डिस्टेंस। तो एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, खासकर अपने एग्जाम्स के लिए, वो है ये ऑर्डर। एक्सेलरेशन जिससे बनती है वेलोसिटी और वेलोसिटी से मिलता है डिस्टेंस। इस क्रम को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है, हमारी घूमती हुई धरती। तो अब हम ये समझेंगे कि ये सिस्टम इस हिलते डुलते गोल ग्रह पर असल दुनिया में कैसे काम करता है। यहां पर एक सवाल खड़ा होता है ना, कि भाई जब प्लेन हवा में पिच, रोल और बैंक करता है, मतलब मुड़ता है, ऊपर नीचे होता है, तब तो एक्सेलेरोमीटर ग्रेविटी को भी एक फोर्स की तरह महसूस करेगा। इससे तो सारा का सारा डेटा ही गलत हो जाएगा। तो फिर ये सिस्टम सही एक्सेलरेशन को मापता कैसे है? इसका जवाब है एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग में, जिसे कहते हैं स्टेबल प्लेटफॉर्म। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने हाथ में एक ट्रे पकड़े हुए हैं। अब आप खुद कितना भी घूमें फिरें, झुकें, आप उस ट्रे को हमेशा सीधा रख सकते हैं, है ना? बस बिल्कुल वैसे ही जायरोस्कोप की मदद से ये जिम्बल सिस्टम सेंसर वाले प्लेटफॉर्म को हमेशा धरती के लेवल पर सीधा रखता है, चाहे प्लेन किसी भी एंगल पर क्यों ना हो। अब इस प्लेटफॉर्म को एकदम सटीक बनाए रखने के लिए सिस्टम को लगातार दो चीजें ठीक करनी पड़ती हैं। पहला है अर्थ रेट करेक्शन। ये क्यों? क्योंकि हमारी धरती अपनी धुरी पर घूम रही है तो उसकी भरपाई करनी पड़ती है। और दूसरा है ट्रांसपोर्ट वॉन्डर। जब प्लेन धरती की गोल सतह पर उड़ता है तो उसके लिए भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और इस स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक जीनियस ट्रिक का इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं शूलर ट्यूनिंग। सिस्टम को आप यकीन नहीं करेंगे 84.4 मिनट के एक खास साइकिल पे ट्यून किया जाता है। ये एक तरह का मैजिकल नंबर है जो सिस्टम को ग्रेविटी और प्लेन के असली एक्सेलरेशन के बीच कंफ्यूज होने से रोकता है। इसी की वजह से लंबी उड़ानों पर भी प्लेटफॉर्म एकदम स्टेबल रहता है। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। अब बात करते हैं सबसे जरूरी प्रैक्टिकल चीज की। एक पायलट के तौर पर आपके लिए सबसे क्रिटिकल प्रोसीजर अलाइनमेंट। सुनहरा नियम, अलाइनमेंट के दौरान विमान को हिलाएं नहीं। मैं इसे फिर से दोहराता हूं, अलाइनमेंट प्रक्रिया के दौरान विमान बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। ये सबसे जरूरी नियम है। लेकिन सवाल है क्यों?
इतना सख्त नियम क्यों? क्योंकि सिस्टम ट्रू नॉर्थ का पता लगाने के लिए हमारी धरती के बहुत ही धीमे रोटेशन को महसूस करता है। जरा सोचिए ये कितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। इस प्रोसेस को जायरो कंपासिंग कहते हैं, और अगर इस दौरान प्लेन जरा सा भी हिला तो सिस्टम उस बेहद हल्के सिग्नल को पकड़ ही नहीं पाएगा, और नतीजा अलाइनमेंट में भारी गड़बड़ी। तो चलिए इस अलाइनमेंट प्रोसेस को फटाफट देख लेते हैं। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, वार्म अप, जिसमें जायरोज अपने सही टेम्परेचर पर आते हैं। दूसरा, कोर्स अलाइन, जिसमें एक रफ लेवलिंग होती है। तीसरा और सबसे जरूरी, फाइन अलाइन, जहां सिस्टम धरती के रोटेशन को सेंस करता है। और आखिर में चौथा, रेडी नेव, हरी बत्ती जली और आप उड़ान के लिए तैयार हैं। अब कॉकपिट में इस सिस्टम से बातचीत करने के लिए आपके पास 2 मेन टूल्स होते हैं। एक है मोड सेलेक्टर यूनिट यानी MSU। इससे आप सिस्टम का मोड बदलते हैं, जैसे कि अलाइनमेंट मोड या नेविगेशन मोड। और दूसरा है कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट यानी CDU। ये आपका कीबोर्ड और स्क्रीन है, जहां आप डेटा डालते हैं और सिस्टम पर नजर रखते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पे, पायलट इन कमांड। यहां हम बात करेंगे कि सिस्टम में आने वाली गलतियों को कैसे समझना है और इसमें आपकी क्या भूमिका है। ये समझना बहुत जरूरी है कि INS में हर तरह की गलती एक जैसी नहीं होती। 2 मेन टाइप की एरर्स होती हैं। पहली हैं बाउंडेड एरर्स। ये छोटी मोटी गलतियां होती हैं जो समय के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। लेकिन दूसरी अनबाउंडेड एरर्स, ये सबसे खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि ये समय के साथ बढ़ती ही जाती हैं और ये ज्यादातर एक खराब अलाइनमेंट का नतीजा होती हैं। तो एक पायलट के तौर पर आपका काम है उड़ान के दौरान सिस्टम पर लगातार नजर रखना। इसके लिए आप 2 मेन चीजें चेक करते हैं। एक है XTK यानी क्रॉस ट्रैक एरर। ये आपको बताता है कि आप अपने तय रास्ते से कितने मील दाएं या बाएं भटक गए हैं। और दूसरा है TKE यानी ट्रैक एंगल एरर। ये बताता है कि आपके प्लेन की नाक सही दिशा से कितने डिग्री अलग है। एक बात हमेशा याद रखिए, पायलट मशीन का मालिक है, मशीन पायलट की नहीं। ऑटोमेशन एक जबरदस्त टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आखिरी कंट्रोल और पूरी जिम्मेदारी हमेशा पायलट की ही होती है। और मान लीजिए अगर कभी नेविगेशन कंप्यूटर ही फेल हो जाए, तो आपका आखिरी सहारा है ATT रेफ मोड यानी एटीट्यूड रेफरेंस मोड। ये आपको रास्ता तो नहीं बताएगा, लेकिन ये आपको प्लेन के पिच और रोल की जानकारी जरूर देगा। मतलब ये एक बेसिक आर्टिफिशियल होराइजन की तरह काम करेगा, जो उस वक्त बहुत जरूरी होता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, जो आपके चेक राइड के लिए बहुत जरूरी हैं। शूलर पीरियड 84.4 मिनट, इंटीग्रेशन का ऑर्डर, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्टेंस, अलाइनमेंट का नियम, प्लेन बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। सबसे जरूरी इनपुट लैटिट्यूड यानी अक्षांश, और सबसे खतरनाक एरर अनबाउंडेड एरर्स जो हमेशा बढ़ती हैं। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, ऑटोमेशन आपका को पायलट है, आपका कमांडर नहीं। वो आपकी मदद के लिए है, आपकी जगह लेने के लिए नहीं। तो असली सवाल यह है, क्या आप लीड करने के लिए, सिस्टम को समझने के लिए और कमांड संभालने के लिए तैयार हैं? सीखते रहिए और हमेशा सुरक्षित उड़ान भरिए।